मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक के विषय में चर्चा करूंगा। जैसा कि मैंने अपने पहले पार्ट में बताया था कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र या इसे कृषि व संबंधित क्रियाओं का क्षेत्र कहते हैं। The first sector, production sector, is the primary sector, and this is also called agriculture and allied activities, कृषि व संबंधित क्रियाएं। इसमें आप चाहें तो लिख सकते हैं वे समस्त क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र शामिल होते हैं जो प्राथमिक वस्तुओं का निर्माण उत्पादन करते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनमें प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, या यह से कृषि अथवा संबंधित क्रियाओं का क्षेत्र कहते हैं। देखिए, आपके इस पुस्तक में प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़िए, मोटे हेडिंग से लिखा है, इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य पालन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ वाला सेक्टर कहते हैं। क्लियर? तो जिसमें कृषि उत्पाद, मत्स्य, डेयरी, पोल्ट्री, पिगरी, फिशरी, फॉरेस्ट्री, मिनरल्स, माइनिंग्स, क्वेरिंग, तो माइनिंग्स, क्वेरिंग, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर कृषि, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, फॉरेस्ट वन, एंड फोर्थ इज माइनिंग एंड क्वेरिंग खनन और उत्खनन। खनन जो हम भूधरती के अंदर खोज करके एक्सप्लोर करके प्राप्त करते हैं खनिज संसाधन, और क्वेरिंग जो हम ढूंढते रहते हैं वो सारी कि कहाँ पर कौन सा संसाधन है इसके लिए जो प्रयास चलता है, तो खनन और उत्खनन। तो इस तरह से ये प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर के क्षेत्र कहलाते हैं। अब आइए हम देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से जो प्राइमरी प्रोडक्ट होता है उसमें से कई ऐसे प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं प्राथमिक क्षेत्र के, जो द्वितीयक क्षेत्र के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ऐसे सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसको इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं और हिंदी में विनिर्माण कहते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर दवा खरीदते होंगे या कोई सामान खरीदते होंगे तो उस पर लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाई। तो मैन्युफैक्चरिंग, कच्चे माल को लेकर के उस कच्चे माल पर मशीनों का प्रयोग करके, ईंधन ऊर्जा का प्रयोग करके और श्रम का प्रयोग करके, जैसे उदाहरण के लिए करके जब हम कोई दूसरा प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं तो उसे हम सेकेंडरी प्रोडक्ट कहते हैं। वो प्रोसेस पूरा मैन्युफैक्चरिंग का कहलाता है। तो इस तरह द्वितीयक क्षेत्र आप चाहें तो लिख सकते हैं वे समस्त उत्पादन गतिविधियों के क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से ले प्राप्त करके उत्पाद कच्चे माल के रूप में प्राप्त करके मशीनों, श्रम और ईंधन का प्रयोग करके एक दूसरा प्रोडक्ट, एक
दूसरे प्रकार का प्रोडक्ट उत्पाद बनाया जाता है तो उसे हम सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो ऑल दोज एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are involved in the production of secondary product, that is called secondary sector or industrial sector, industrial manufacturing। द्वितीयक क्षेत्र कहलाते हैं, औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे किसान से कपास प्राप्त करके सूत बनाने वाली सेकेंडरी सेक्टर में आएगी और कपड़ा बनाने वाली भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। इसी तरह से किसान का आटा लेकर के, गेहूं लेकर के जो फ्लोर मिल है, जो आटा मिल है, आटा बनाती है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। उस आटे से किस तीसरी बेकरी वाला उससे डबल ब्रेड तैयार करता है, वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगी। अब तीसरा एक क्षेत्र है जो इन दोनों को सहायता प्रदान करता है, दोनों में सहायक होता है, वो कहलाता है तृतीयक क्षेत्र, जिसको इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राइमरी और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों या ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की ज़रूरत होती है। इसमें स्टोरेज, जो भंडारण है, वह भी आता है, परिवहन भी आता है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। तो परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार, ये इत्यादि जो सेवाएं सभी प्रदान करते हैं, तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, और तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। अब आप इसको पढ़ करके, अब आइए, ये एक गतिविधि है। यद्यपि आर्थिक गतिविधियां 3 विभिन्न वर्गों में विभाजित हैं, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर हैं। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अब तालिका 2.1 का अध्ययन करिए, आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। कल्पना करें कि यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। अब देखिए, यह क्या प्रदर्शित करता है, दूसरे कॉलम में दिया हुआ है। यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। अब आइए, कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती हैं और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी, और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होते हैं तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं तथा कपास की कीमत गिर जाएगी। यह क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है कि जो कंपनियां हैं जो कपड़े बना रही हैं, वे द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं और कच्चे माल प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त करती हैं। यदि वह आयात करने लगेंगी तो इस तरह से जो भारत का प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर है, उन सेक्टर के कपास पैदा करने वाले किसानों के सामने संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र पर भी निर्भर है। तो इस तरह से एक दूसरे पर निर्भरता को दर्शाया गया है। तीसरा है, किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, कीटनाशक, उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। ये प्राइमरी सेक्टर के लोग डिपेंडेंट हैं सेकेंडरी सेक्टर
मैन्युफैक्चरिंग वाले, जो कि तमाम एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट और इम्प्लीमेंट्स, कृषि यंत्रों का उत्पादन करते हैं। तो कल्पना करें कि यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमत बढ़ जाती है तो क्या होगा? खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये दर्शाता है कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट जो होता है बेच करके किसान जो लाभ प्राप्त करता है, वह लाभ बहुत कुछ उद्योगों द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं को किसानों को देने पर निर्भर करता है। इसीलिए आप आगे की कक्षाओं में जब पढ़ेंगे अर्थशास्त्र तो उसमें बताया जाएगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एग्रीकल्चर सेक्टर को, इलेक्ट्रिसिटी को, बिजली को सरकारी नियंत्रण में रखा। इसीलिए सरकारी नियंत्रण में रखा कि ये बिजली महंगी अगर निजी हाथों में होगी तो ये किसानों को महंगी मिलेगी, जिससे उनको लाभ की मात्रा कम हो जाएगी या कभी कभी हानि भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए बिजली को सरकारी क्षेत्र में रखा और निर्धारित किया कि किसानों को इस दर पर बिजली दी जाएगी, उद्योगों को इस दर पर बिजली दी जाएगी। तो इस तरह से द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद बहुत सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पैदा करने वाले, उनकी कीमतों से किसानों की आमदनी पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से ये द्वितीयक क्षेत्र और प्राथमिक क्षेत्र की आपस में परस्पर निर्भरता को दर्शाता है। अब है औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? शहरी क्षेत्रों में भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ क्या दर्शाता है कि प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र आपस में किस प्रकार से परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, निर्भरता को दर्शाता है। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा कि जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया तो ख़ास करके इसमें बार बार ये सरकार द्वारा छूट दी गई कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ख़ास करके किसानों के जो प्रोडक्ट हैं, उनको बिना रोक टोक के लॉकडाउन में उनको किसानों के प्रोडक्ट को शहरों तक पहुंचाने की, चाहे वो दूध की बात हो, चाहे सब्जियों की बात हो, इसमें उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून लागू करके सरकार ने उनकी सप्लाई को, उनकी आपूर्ति को जारी रखा, जिससे शहरों के लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो सब्जी और दूध की, अनाज की, और गांव के जो हमारे किसान हैं जो उत्पादन कर रहे हैं उनको बहुत हानि न उठानी पड़े। हालांकि आपने देखा कि इस बीच थोड़ा आवागमन की स्थितियां अगर विपरीत हुई, प्रतिकूल हुई, बाधाएं आईं तो कई बार किसानों को भी बहुत सामना करना पड़ा समस्याओं का, और उपभोक्ताओं को भी शहर में समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार यह प्रदर्शित करता है कि टर्शियरी सेक्टर पर प्राइमरी सेक्टर निर्भर है और शहरी क्षेत्र भी गांवों पर निर्भर है। तो ये आपस में प्राइमरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर की आपस में, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र की आपस में निर्भरता को दर्शाते हैं। आओ इन पर विचार करें और इन प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। पहला प्रश्न विचार करके इनको हल करिए। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि जो विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व लोग हैं, जैसे दर्जी है, टोकरी बुनकर है, फूल की खेती वाला है, दूध विक्रेता है, मछुआरा है, ये किस किस सेक्टर में आते हैं। तो पहले एक कॉलम बनाइए प्राइमरी सेक्टर, उसमें से छांट करके इनका नाम लिखिए। फिर दूसरा बनाइए सेकेंडरी सेक्टर, उसमें से छांट करके इस आर्थिक वर्ग को लिखिए, व्यावसायिक वर्ग को, और तृतीय क्षेत्र में कौन आता है। इस तरह चाहें तो आप अपने गांव में भी सर्वे करके, अपने मोहल्ले में सर्वे करके लिख सकते हैं कि कौन प्राथमिक क्षेत्र में है, कौन द्वितीयक क्षेत्र में है, कौन तृतीयक क्षेत्र में है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि दुकानदार, जितने भी लोग व्यापार कर रहे हैं, लगभग तृतीयक क्षेत्र में ही आते हैं। द्वितीयक में विनिर्माण होता है और प्राथमिक में प्राइमरी प्रोडक्ट होता है। और इस तरह से आप ये तैयार कर सकते हैं। अब तीनों क्षेत्रकों की तुलना, यानी हाउ इंटरडिपेंडेंस among प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं और एक दूसरे का कैसे सहयोग करके इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन को करते हैं
उत्पादन जो फ्लो निकलता है वस्तुओं और सेवाओं के रूप में, उनकी गणना कैसे की जाती है। हालांकि यह बहुत बड़ा प्रकरण है। इसको समझने के लिए आपको आगे की कक्षाओं में अर्थशास्त्र पढ़ेंगे जब, तो तब इसको डिटेल में आप समझ पाएंगे। अभी हम मोटे तौर पर सामान्य रूप से इसको आपको हम समझाएंगे कि हाउ द थ्री डिफरेंट सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट, एंड सेकेंड दैट हाउ द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसको मोटे तौर पे हम कुल देश का राष्ट्रीय आय उत्पादन कुल कहते हैं, उसको कैसे मापते हैं, उसका क्या फार्मूला है, इसको हम आपको अगले टॉपिक में समझाएंगे, और जिससे कि आप इस प्रक्रिया की जटिलता को सरलता से समझ सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैंने ऊपर थोड़ा सा गृह कार्य आपको दिया है, और जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों के संबंध में स्पष्ट किया है, इसको आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल पर मैंने इसको अपलोड कर देता हूँ अपना वीडियो। जब भी आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप रिपीट करके, अगर नेटवर्क आपके घर के पास नहीं लग रहा है तो ये देखिए कि कहाँ पे नेटवर्क लग रहा है, वहाँ से आप इसको बार बार पढ़ करके अच्छे से समझ जाएंगे और हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यदि आपकी समझ में नहीं आता तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपनी क्वेरी, आप अपनी दुविधा, आप अपने डाउट्स को लिख के भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मैं समझता हूँ